तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सारसी और इस वीडियो में मेरा जो कंटेंट है वो है आईआईटी जैम को रिलेट करके है। तो आता हूँ मैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम अपना जो प्लान शेयर करेंगे और बहुत 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 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आईआईटी जैम केमिस्ट्री कैसे क्रैक करे, अचीवर्स उसमें कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे आता हूँ पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये आईआईटी जैम केमिस्ट्री या ये क्लास है स्ट्रैटेजिक स्टेशन फॉर द श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। यहाँ पे बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट कोट मैंने देखा है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। गौतम बुद्ध का ये कोट है और इसके मतलब इनसे इंस्पायर्ड होके मैंने जो सोचा है वो है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज द पाथ। और कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, कैसे आईआईटी जैम हम क्रैक कर पाते हैं, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलता हूं मैं अपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस की तरफ। हाउ मेनी टेस्ट पेपर्स आर देयर, जो जो स्टूडेंट्स के मन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जागते हैं, पहले उसको सॉल्व करके फिर मैं अपना 60 डेज प्लान यहाँ पे दूंगा। एकदम जो प्लान आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको जैम जरूर क्रैक करेंगे विद वेरी हाई रैंक। तो हाउ मेनी टेस्ट पेपर्स आर देयर एंड व्हेन इज द एग्जाम दिस ईयर, मतलब जो भी ईयर में एग्जाम कब होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कब होते हैं। साल में एक बार आईआईटी एग्जाम होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं और कितने पेपर्स है। तो आता हूं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में। शायद आपको पता है, अगर ना पता हो तो जरूर ये जान लीजिएगा। एडमिशंस टू वेरियस प्रोग्राम्स यूजिंग जैम स्कोर कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। क्या क्या है दो कैटेगरीज जो जैम का स्कोर लेते हैं? एक डायरेक्ट लेते हैं, एक इनडायरेक्ट लेते हैं। और जो डायरेक्ट लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स। ये आईआईटीज है, ये आईआईटीज है। एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो है आईआईटीज है, वो डायरेक्ट लेते हैं, इसी स्कोर से सिलेक्शन हो जाता है। और एक है रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट, जो डायरेक्ट नहीं लेते हैं लेकिन जैम का स्कोर वो लेते हैं, थ्योरी एग्जाम नहीं करते हैं, और उनका अलग ही एक पर्टिकुलर एडमिशन फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जैम का स्कोर वो लेते हैं। अगर वो अपना नोटिफिकेशन लाए, आपको उन नोटिफिकेशन में रेस्पॉन्स करना, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे आपने रेस्पॉन्स किया, आपका जैम का एक स्कोर आया है, फिर वो अपना इंटरव्यू या कुछ भी वो अपना एडमिशन प्रोसीड्योर कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जैम का स्कोर एक डायरेक्ट होता है जो आईआईटीज है, वो डायरेक्ट जिसको हम एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं वो आईआईटीज है, और एक इनडायरेक्ट जो लेते हैं रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स। कितने कितने आईआईटीज है जो डायरेक्ट लेते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत से आईआईटीज ऐड हुए हैं, यह आईआईटी के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। यहां से बहुत से आईआईटीज ऐड हुई है। भिलाई है, या फिर जम्मू है, जोधपुर है, रोपर है, पालाकाड है, मंडी है, बहुत से आईआईटीज ऐड हुए हैं। शायद आपको पूरी पता भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे 21 आईआईटीज है। 21 आईआईटीज है जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, वो जैम का स्कोर डायरेक्ट लेते हैं, और 21 आईआईटीज है। और ये जो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट जो सेकेंड पार्ट में आता है, जो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है, वो कौन कौन से है? वो है आईआईएससी बेंगलोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट फॉर द हायर स्टडी इन साइंस इन इंडिया, एंड दैट इज आईआईएससी बेंगलोर। वो भी जैम का स्कोर लेते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है। और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स है, और कौन कौन से यहाँ पे है? एनआईटीज है, आईआईएसटी है, एनआईटीज है, आइजर है, और बहुत से इंस्टीट्यूट्स है। मैं आपको पूरी गिनाऊंगा कितने इंस्टीट्यूट्स, आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो से पहले मेरे को भी नहीं पता था कि इतने इंस्टीट्यूट्स जैम का स्कोर लेते हैं। जैम में बहुत ही अवेयरनेस की कमी है, इसको मैं इस वीडियो से दूर करना चाहता हूं। देखो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स है जिसको टेस्ट पेपर कहते हैं, 7 सब्जेक्ट है। ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल एक आइडिया देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स है जो 7 टेस्ट पेपर्स कहलाते हैं, और उन सब्जेक्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है,
ये 7 सब्जेक्ट्स है जो जैम कंडक्ट करते हैं यहाँ पे। जैम जैम जो कि बेसिकली एक हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन सीट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और ये जैम जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैम 2024 में 7 पेपर्स थे, 21 एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स है, 3000 नंबर ऑफ सीट्स है और 31 रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है। आपको दिखे क्या? आपको दिखे यहाँ पे 21, बेसिकली 21, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, 21 IITs लेते हैं जैम का स्कोर। और देखिए चौंकने वाली बात, 31 रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट है, तो कितना बड़ा एग्जाम है। वन डे आपका फेट डिसाइड कर सकता है, लाइफ डिसाइड कर सकता है। यहाँ पे 52 है, टोटल 52 है। एक एग्जाम का परफॉर्मेंस और 52 इंस्टीट्यूट उस एग्जाम का स्कोर लेते हैं, तो कितना बड़ा एग्जाम है। यहाँ पे कोई भी हम अपना हार्ड वर्क या प्लानिंग कुछ भी कम नहीं कर पाएंगे। 7 papers, 21 IITs, 3000 total seats and 31 result sharing institute, not a matter of joke. एग्जाम कब होते हैं एग्जाम इन जनरल कब होते हैं एग्जाम? द IIT JAM examination is conducted every year on the second Sunday of February. सेकेंड संडे ऑफ फरवरी को एग्जाम होते हैं एवरी ईयर, सेकेंड संडे ऑफ फरवरी। फॉर एग्जाम्पल IIT JAM 2024 का डेट है 11 फरवरी, जो कि बेसिकली आपको दिख रहा है ये सेकेंड संडे है। सेकेंड संडे ऑफ फरवरी को IIT JAM का एग्जामिनेशन कंडक्टेड होता है और जनरली 2 हाफ में होता है। एक है फोरनून होता है, और एक आफ्टरनून होता है। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे केमिस्ट्री IIT JAM 2024 में फोरनून था। आप एक से अधिक भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम का पेपर फोरनून में होना चाहिए, दूसरा का आफ्टरनून में होना चाहिए। दोनों फोरनून में तो आपको भी पता नहीं हो सकता है ना। तो केमिस्ट्री के साथ बायोट इंग्लिश जनरल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम टाइम्स में होता है। कुछ केमिस्ट्री देते तो है, उसके साथ ये भी देते हैं, और कोई ओनली केमिस्ट्री देते हैं। इसमें मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ IIT JAM केमिस्ट्री के ऊपर ओनली। चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड है व्हेन इज द एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर्ड। एग्जाम रिजल्ट कब डिक्लेयर होते हैं? यहाँ पे। और एग्जाम रिजल्ट डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन इज यूजुअली मेड ऑन द सेकेंड टू लास्ट फ्राइडे ऑफ मार्च इन द सेम ईयर। सेकेंड टू लास्ट फ्राइडे, तो फरवरी का सेकेंड संडे और रिजल्ट मार्च का सेकेंड टू लास्ट फ्राइडे, मतलब थर्ड वीक को फ्राइडे को जनरली IIT JAM का रिजल्ट डिक्लेयर होता था। फॉर एग्जाम्पल IIT JAM 2024 की रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट 22 मार्च, जो कि बेसिकली सेकेंड टू लास्ट फ्राइडे है। तो कब होते हैं एग्जाम? सेकेंड संडे को होते हैं फरवरी के। कब आते हैं रिजल्ट? से थर्ड वीक को आते हैं, फ्राइडे को जनरली आ जाते हैं। टारगेट फिक्स करने के लिए ना, ये एग्जाम कब होते हैं, कब रिजल्ट आएगा, ये भी जानना जरूरी है। मेरा फोकस आता है जब देखते हैं एग्जाम अब है, रिजल्ट अब है, प्लेसमेंट अब है। यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा। नया सिलेबस आ गया है, नया सिलेबस की बात करूंगा। एक रिवाइज सिलेबस की बात करूंगा। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनालिटिकल केमिस्ट्री भी यहाँ पे है। एक रिवाइज सिलेबस, इसकी बात और भी डिटेल्स में करूंगा जब मैं ये सिलेबस को ब्रेक करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे अचीवर्स हेल्प करेंगे IIT JAM क्रैक करने के लिए। व्हाट इज द पेपर पैटर्न? अभी पेपर की बात करते हैं। जहां पे आप खेल रहे हैं उस पिच की जानकारी बहुत जरूरी होती है। पेपर का पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या है? पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर IIT JAM में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है? यहाँ पे 3 सेक्शन है। देयर आर 3 सेक्शंस हियर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए MCQ है। बेसिकली यही यहाँ पे क्रैकिंग सेक्शन है, क्योंकि आपको दिख रहे हैं MCQ है। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है,
10 क्वेश्चन 1 मार्क का और 20 क्वेश्चन 2 मार्क का। यहाँ पे 10 आ गए, 40 आ गए, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 100 का टोटल एग्जाम होता है। और सेक्शन जो एमसीक्यू है, जो बेसिकली इजी सेक्शन होता है, और वो 50 मार्क्स के आ रहे हैं, 50 मार्क्स के आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पहले ही अटेम्प्ट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। पहले टाइम में जस्ट जो भी कंफर्म्ड है आपके अटेम्प्ट कर लो, जो कंफर्म नहीं है पहले बार में अटेम्प्ट मत करो, एमएसक्यू नेट में चले जाओ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे टोटल 50 है, यहाँ पे अगर आपने 40 पा लिया, बस खत्म, जैम डन, रैंक अचीव्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का जो फॉर्मूला कैसा है, -x/3। एक नंबर का आया -1/3, 2 नंबर का आया -2/3, ये है फॉर्मूला यहां पे। और एक सेक्शन है जो एमएसक्यू है, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक भी करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे एक भी करेक्ट हो सकते हैं, या मोर देन वन, एंड सो वन और मोर देन वन। जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मोर देन वन करेक्ट ना, यहाँ पे एक भी करेक्ट हो सकते हैं या मोर देन वन भी हो सकते हैं, ओके ना। ये बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है। इसको पहले बार में अटेम्प्ट करना एकदम उचित ना होगा। जो टॉपर्स आए हैं, इन्होंने बी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट ना किया है, उन्होंने ए सेक्शन को अटेम्प्ट किया है और फिर सी सेक्शन को अटेम्प्ट किया है। अब ये सी सेक्शन है क्या, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेक्शन बी एमएसक्यू में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सेक्शन सी नेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पे नेट में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क का और 10 क्वेश्चन 2 मार्क का, तो कितने हो गए, 30 मार्क्स आ गए। यहां पे आ गए 50 मार्क्स आ गए एमसीक्यू में, नेट में 30 मार्क्स आ गए, यहां पे 50 में 40 मार्क्स आ गए। अगर आपको आ जाए, क्योंकि बहुत ही इजी सेक्शन होती है ये, नेट में सोच के चलता हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे अगर आपको 15 से 20 नंबर आ गए, बस अब आपकी गिनती कहां पे आने वाली है, 100 के अंदर रैंक जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं इसके बारे में भी डिटेल से बात करूंगा कि एग्जाम पेपर इजी हो जाए तो इसकी सेफ स्कोर क्या है, और मीडियम आ जाए तो सेफ स्कोर क्या है, ऐसी बात भी करूंगा। लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि डिफिकल्ट नहीं है। ब्रेक 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 करके सोचिए, डिफिकल्ट नहीं है, एक साथ सोचिए, डिफिकल्ट होगी। तो क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, आ गया ए कीजिए, ए की जितना आपको आता है पहले ए कर लीजिए, एंड फिर इसके बाद सी कीजिए, जितना आपको आता है सी कर लीजिए, फिर इसके बाद बी में जाइए, फिर सेकेंड राउंड में फिर ए सी बी का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ऑफ क्रैकिंग द जैम। So formula of cracking, formula of cracking jam ACB1 ACB2 ACB1 ACB2 ACB1 ACB2 ACB1 ACB2, मतलब क्या है, ACB फर्स्ट राउंड, ACB सेकेंड राउंड, ACB फर्स्ट राउंड, ACB सेकेंड राउंड, बस। रियल पेपर दिखाऊंगा आईआईटी एग्जाम 2023 की, आप वहीं पे जो वीडियो देख के आपको फील आ जाएगी। ऐसा जैम का वीडियो शायद ही आपने देखा होगा जहां पे A to Z इंफॉर्मेशन, एंड नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो द एग्जीक्यूशन पार्ट, हाउ टू किल द जैम। Now you can feel the paper. Now you can feel the paper. You can see here we are basically discussing section A, and there are 30 question, 10 question 1 mark, 20 question 2 marks, and negative marking -x/3. And this is the paper that is coming up in your screen. That is section A, and that is JAM 2023 का पेपर। ये section A आपको दिख रहा है, ये section A 1 to 10 carry 1 mark, ये MCQ का है, 11 to 30 carry 2 mark. That is section A. This is a real paper, JAM 2023
3. So you are having the feel of the paper by just sitting over there and watching the video. Now see the video here. See the screen. That is section B coming up. That is the MSQ multiple select question that is coming up. And that question starts from 31 and goes to 40. 31 से 40 तक जाता है. And 2 marks का है. No negative है. एक या एक से अधिक करेक्ट हो सकते हैं. So that is the MSQ. Now one more section that is remaining, and what is that? Numerical ability test, and that is NAT, and no negative mark. That is a section C. 10 question 1 mark, 10 question 2 marks. Very two important sections are section A and section C. Now you can see the NAT. यहाँ पे NAT को आप दिख रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन सी का 41 से स्टार्ट होता है. 41 से 50 आता है 1 मार्क, और 51 से 60 आता है 2 मार्क. तो आ गए यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का आ गया. 50 + 20 + 30 ऐसा है. अभी मैं और भी आपको और जगह लेके जा रहा हूं अभी इस वीडियो में. अभी आप चलते हैं पेपर के अंदर जाते हैं. ये पेपर का देखा, एक फिजिकल पेपर देखा. अभी पेपर के अंदर जाते हैं, सीबीटी टेस्ट के अंदर जाते हैं. चलिए, कैसा दिखता है सीबीटी टेस्ट का पेपर? यहां पे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पेपर के अंदर ही मिल जाएगा. राइट हैंड कॉर्नर में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा. वहां पे क्लिक कीजिएगा, एंटायर इंस्ट्रक्शन चले आए. कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है. 180 मिनट्स का टोटल पेपर है. राइट हैंड साइड में आप देखना है कैलकुलेटर है, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसकी बात मैं करूंगा. यहाँ पे ये 180 मिनट का पेपर है. जैसे ही आपने पेपर को खोला, तभी सर्वर से काउंटडाउन स्टार्ट. 180 मिनट काउंटडाउन, 179, 178 काउंटडाउन स्टार्ट. और जब खत्म हो जाएगा टाइम, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. क्वेश्चन का जो पैलेट होता है यहाँ पे एवरी सेक्शन में आप देखना, दाहिने तरफ कुछ सिंबल्स आते हैं. ऐसा सिंबल जो व्हाइट में आएगा मतलब आपने विजिट ही नहीं किया है, और जो ऑरेंज में आएगा आंसर नहीं किया है. व्हाइट का विजिट ही नहीं किया है, ऑरेंज का आंसर नहीं किया है. अभी 3 का ऐसा ग्रीन आ जाएगा ना, तो ऐसा ग्रीन आ जाएगा, इसका मतलब आपने आंसर किया है, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है. ये मार्क हो जाएगा, ये मार्क हो जाएगा. ये जो पर्पल कलर का आ जाएगा, इसका मतलब आंसर नहीं किया है बट मार्क किया है फॉर रिव्यू. आंसर कुछ भी नहीं किया है बट मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है. जस्ट मार्क फॉर रिव्यू में आपने क्लिक किया है. कहां पे क्लिक करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं. और यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ी वायलेट और यहाँ पे थोड़ी ग्रीन का टच है, इसका मतलब आंसर किया है फिर भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है. आंसर किया है फिर भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है. अगर आप लौट के आने का टाइम ना हो तो ये भी मार्किंग आ जाएगा. तो मार्किंग 2 जगह आ जाएगा. फुल ग्रीन में मार्किंग आ जाएगा, और वायलेट विद ग्रीन में अगर बाई चांस आप नहीं आए, सेव एंड कंटिन्यू नहीं किए, तो वो भी मार्किंग आ जाएगा. क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है. यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू. दिस विल बी इवैल्यूएटेड. ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है. अब देखिए पेपर के अंदर चलता हूं मैं. पेपर के अंदर, ये देखिए पेपर के अंदर पहुंच गया मैं. पेपर के अंदर पहुंच गया. यहाँ पे बाएं तरफ आप देखना, आप बाएं तरफ जब एग्जाम स्टार्ट करेंगे देखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दिया हुआ है. कौन सा सेक्शन से शुरू कर रहे हैं आप? सोचिए सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं. अगर सेक्शन ए से शुरू किया, यहाँ पे क्लिक मार दिया, यहाँ पे क्लिक मार दिया सेक्शन ए का. अब जब यहाँ पे सेक्शन ए का क्लिक मार दिया तो यहाँ पे सेक्शन ए खुल गया. यहाँ दाहिने तरफ जो पैलेट है, क्वेश्चन पेपर की पैलेट है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है. सोचिए 1 में क्लिक मार दिया. अब 1 में आया तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके आंखों के सामने आ गया. तो आ गया क्या? सेक्शन ए में क्लिक कर दिया, और फिर दाहिने तरफ जो क्वेश्चन नंबर का पैलेट है, वहां पे जो भी क्वेश्चन आपको लगे आपने वहां पे क्लिक कर दिया. अब जब क्लिक किया, आपके मेन स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन आ गए. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, और ये एमसीक्यू है. ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर आपने सोचिए क्लिक
किया तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर सिलेक्ट कर लिया तो यहां पे देखना आप सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप देखना यहाँ 1 वाला ग्रीन आ जाएगा। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया और लेकिन सिलेक्ट किया और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो ये वाला वायलेट विद स्मॉल ग्रीन आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, वायलेट आ जाएगा। ऐसा होता है। अभी दाहिने तरफ देखिए, यहाँ पे दाहिने तरफ इस पेपर के अंदर देखिए, यहाँ पे दाहिने तरफ देखिए और दाहिने तरफ देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर, ये वन लुक में आपको एकदम डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन पेपर, फुल क्वेश्चन पेपर निकल के चला आएगा। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देख के आप समझ सकते हैं कि इस साल का पेपर डिफिकल्ट जोन में है या मीडियम जोन में है या इजी जोन में है। क्योंकि डिफिकल्ट जोन का एक कट ऑफ होगा, मीडियम जोन का एक कट ऑफ होगा और इजी जोन का एक कटअप होगा। देख के पता चल जाएगा पिच कैसा है, उसके हिसाब से रन करेंगे हम। ये जानना जरूरी है। 180 मिनट का पेपर है, या क्लिक करके क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, सही बैठता है। हो सकता है बहुत क्वेश्चन पहले लुक में ना भी समझ में आए, लेकिन तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से हमको बैट करना है, उसके हिसाब से हमको एग्जाम देना है, कटअप सोचना है। आपके जीवन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ये होने वाला है। आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। आ गया यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पेपर है, आपको इधर नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे थोड़ी ऑरेंज वाला जो नजर आ रहा है वो क्या है पता है? वो है कैलकुलेटर, वो है ऑनलाइन कैलकुलेटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर आपके स्क्रीन में आ जाएगा, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर स्क्रीन में आ जाएगा। वैसा ही सेम टू सेम है। अगर सेक्शन बी में आप माउस से क्लिक करें, सेक्शन बी के अंदर घुस जाएंगे, दाहिने तरफ पैलेट में सेक्शन बी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो भी सिलेक्ट करना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ स्क्रीन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। वैसा सेम टू सेम है। अगर सेक्शन सी जाना है आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए कंप्लीट करके फिर सेक्शन बी जाना है एंड फिर सेक्शन सी जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो सलाह है, आप सेक्शन ए कीजिए, सी कीजिए, बी कीजिए और पूरी अगर ना पाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी बी कीजिए और सेकेंड राउंड में आके फिर ए सी बी में डालिए, बस बहुत अच्छा एग्जाम होगा। अभी मैं आता हूं ये ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसके अंदर जाते हैं। देखिए मैंने पेपर के अंदर गया, मैं एक फिजिकल पेपर के अंदर गया, एक फिजिकल एग्जामिनेशन का जो सीबीटी है उसकी इंटरफेस के अंदर गया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो देख के आप कहीं ना जाए, फिर आप पढ़ने बैठ जाए। ये ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर आ गया, इसको मैंने यूज करके भी देखा है और मैंने जो देखा है मैं आपसे शेयर करता हूं। फर्स्ट नंबर डालिए, फिर फंक्शन डालिए, जो भी आपको करना है, 10 कॉस रूट वटेवर लॉग वटेवर, फर्स्ट नंबर डालिए, फिर डालिए फंक्शन डालिए। आपको लॉग 2 करना है, पहले लॉग मत डालिए, पहले 2 डालिए फिर लॉग डालिए। फास्ट 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 नंबर, फर्स्ट नंबर देन फंक्शन। पहले से सोच के जाइए, पहले से यूज करके जाइए, वहां पे कोई अननोन पैरामीटर लेके मत जाइए, क्योंकि 1 2 3 नंबर में करीब करीब बहुत से रैंक इधर उधर हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि ऑनलाइन कैलकुलेटर, फर्स्ट नंबर देन फंक्शन, फर्स्ट नंबर देन फंक्शन। यहाँ पे देखिए, एक डेमो देखिए, यहाँ पे एक डेमो देखिए, फर्स्ट नंबर देन फंक्शन, फर्स्ट नंबर देन फंक्शन। और यहाँ पे देखिए ये 2 मैंने डाला है, पहले नंबर डाला है, देखिए ये फर्स्ट मैंने डाला है, नंबर डाला है और यहाँ पे सेकंड में लॉग डाला है, पहले नंबर डाला है, पहले नंबर डाला है, फिर यहाँ पे नंबर है, फिर मैंने लॉग डाला है, पहले नंबर डाला है, फिर फंक्शन डाला है, पहले नंबर डाला है, फिर रूट डाला है, रूट 2 डाला है। तो पहले नंबर डालिए, फिर फंक्शन डालिए, नंबर देन फंक्शन। कितने सीट्स है?
कितने सीट्स है, मैंने दिखाया कितने इंस्टीट्यूट्स है, 52 इंस्टीट्यूट्स है जो जैम का स्कोर लेते हैं यहाँ पे। और जैम में कितने सीट्स कितने हैं, जनरल ओबीसी मिला के कह रहा हूं, जैम में मैंने काउंट करके देखा है, रिसेंट का एग्जाम मैंने काउंट करके देखा है, जैसे 2024 का मैंने देखा है, यहाँ पे 21 एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स है और उनके हिसाब से सीट्स कितने हैं, 866, यहाँ के ही सीट्स है, 21 इंस्टीट्यूट के सीट से 866 है। इतना बड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम कहीं नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रैम को पाना और ऑलमोस्ट एक लिफ्ट से 140 फ्लोर जाने की बराबर हो जा सकती है। ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। क्या है सेफ स्कोर, क्या है सेफ स्कोर, कैसा, किसको सेफ स्कोर कहते हैं? यहां पे जैसे मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, अंडर 400 रैंक की बात करूंगा मैं, अंडर 400 रैंक की बात करूंगा मैं, यहां पे देखा है कि अगर पेपर इजी हो गया, तो अगर पेपर इजी हो गया तो 60 प्लस ठीक है। अगर पेपर मीडियम स्टैंडर्ड, इसलिए पहले आपको देखना बहुत जरूरी है पेपर को, एक बार क्लिक मारिए, देख लीजिए पेपर, समझ लीजिए पिच कैसा है, फिर फंक्शन कीजिए। मीडियम स्टैंडर्ड है 50 टू 55 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, या टू या थोड़े वेरी करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले जाना बहुत ही अच्छा है। हार्ड आ गया 40 टू 52 है, तो अगर इजी है 60 प्लस है, अगर मीडियम है 50 टू 55 है, अगर बहुत ही हार्ड है 48 52 है। और एमसीक्यू का नंबर कितना है, 50 मार्क्स। नेट का कितना है, 30 80। कोई भी रेंज हो, यहाँ पे इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, जो भी रेंज हो, अगर एमएसक्यू में अगर ना भी जाए, वो दोनों बहुत अच्छे से कर लिए, और एमएसक्यू 2-3 ऐसे कर लिए, फिर भी देखिए आप हर जगह क्लियर कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, आपको सिलेबस खत्म करना है या रैंक लाना है, आपको सिलेबस खत्म करना है या रैंक लाना है, आपको पेपर खत्म करना है या रैंक लाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, सिलेबस खत्म करना या पेपर खत्म करना या रैंक लाना, पहले आपसे पूछ लीजिए, फिर आप काम कीजिए। जैसे मैंने देखा है कि अगर अगर अटेम्प्ट ऐसा रहा, इजी का रहा, 80 प्लस का रहा, मॉडरेट का रहा, 75 प्लस, टफ का रहा 65 प्लस, तो जरूर 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 आपको मिल जाएगा। आपको देखना है नेगेटिव मार्किंग जितनी भी हो सके कम हो, नेगेटिव मार्किंग जितनी भी हो सके कम हो, और आप टेंशन में मत जाइए, आप टेंशन में मत जाइए, आप नॉर्मली जाइए, आप फोकस से जाइए, आप देखे ना आपका सेफ स्कोर क्या है, आप फोकस से जाइए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, टाइम बहुत मिलेगा। फिक्स द टारगेट इंस्टेंट ऑन द एग्जाम डे आफ्टर सीइंग द पेपर। और मैंने और एक चीज देखा है, ये जनरल जिसकी एक्यूरेसी लेवल है उसके बारे में बात कर रहा हूं, जनरल उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्या है कॉमन एक्यूरेसी लेवल में, आपने 60 अटेम्प्ट किया, 60 अटेम्प्ट किया आपको 45 मिलेंगे, 70 अटेम्प्ट किया 55 मिलेंगे, 80 अटेम्प्ट किया 65 मिलेंगे, क्योंकि जनरल एक्यूरेसी लेवल में करीब करीब 15 मार्क्स इधर उधर होते हैं, 15 मार्क्स इधर उधर होते हैं। और जो टॉप के बंदे होते हैं, और जो टॉप के बंदे होते हैं वहां पे 5 to 7 मार्क्स इधर उधर होते हैं। और जनरल जनरल प्रिपरेशन, मीडियम प्रिपरेशन, यहाँ पे करीब करीब 15 मार्क्स है। आप अगर इसको थोड़ी कम कर सकते हैं ना, आप बहुत रैंक आगे चले जाएंगे, बहुत रैंक आगे चले जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे वाले डिस्कशन बहुत होते हैं कि इस बार का एग्जाम, हु इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम, एंड आईआईटी बॉम्बे इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम, एंड सो इट विल बी वेरी टफ विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक, द आईआईटी गुवाहाटी इज कंडक्टिंग द एग्जाम एंड दे हैव ए स्ट्रांग ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट देयर, इट विल बी वेरी स्ट्रांग विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक ना। ऐसा नहीं होता है, मैंने फुल 10 ईयर स्टडी करके मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूं, और मैंने देखा है करीब करीब 33 मार्क्स आते ही है।
अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स आते ही हैं, whoever the institute conducting। तो ऐसा डिस्कशन मत जाना। यहाँ पे क्या है, डोंट लिसन टू एनीवन अबाउट द नेचर ऑफ द एक्सपेक्टेड एग्जाम पेपर दिस ईयर, डोंट लिसन टू एनीवन अबाउट द नेचर ऑफ द एक्सपेक्टेड एग्जाम पेपर दिस ईयर एंड बेस्ड ऑन द कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर एक्सेट्रा, अवॉइड डिस्कशंस लाइक दैट, इंस्टेड फोकस ऑन योर डेली टारगेट। ऐसा डिस्कशन कहीं आपको लेके जाने वाला नहीं है, ये डिमोटिवेटिंग डिस्कशन कहीं आपको बेहतर बनाने वाला नहीं है। अवॉइड कीजिए, काम कीजिए, काम से लक आता है। पेपर एनालिसिस, मैं पेपर एनालिसिस लेके आया हूं, यहाँ पे मैंने पूरी स्टडी कर दिया है। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, क्या करूं इनऑर्गेनिक में, क्या ऑर्गेनिक, क्या फिजिकल। देखते जाइए, देखते जाइए ये वाला एनालिसिस। ये आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आ गया फुल स्टडी का। मैं दिखा रहा हूं, फुल स्टडी किया है मैंने जब से पेपर चेंज हुआ है 2016 से 2023 तक। मैंने फुल स्टडी करके देख लिया है, पैटर्न डेवलप कर लिया है। मैं समझाता हूं आपको इस ग्राफ का मतलब क्या है। ये केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, ये केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक बार ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये डिवाइडर है। ये बताता है कि एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं पर ईयर। यहां पे जो आया है, ये जो आया है, और वो यहां से दिखा रहा है 1.63, मतलब केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन एवरी ईयर करीब करीब दो आते हैं। ऐसे करके हमको पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में कौन से चैप्टर को पहले करूं, कौन से चैप्टर को बाद में करूं, कौन से चैप्टर ना करने से भी चल जाएगा। यहां पे देखिए सेकंड वाला ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसका एवरेज आप देख सकते हैं। सडनली इसका एवरेज थोड़ी बड़ी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इससे पता चल रहा है। ये ब्लैक से पता चल रहा है। ये थर्ड वाला कौन सा है, ये ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का है, इसका थोड़ा कम है। ये वाला कौन सा है, ये सडनली इमर्ज करके आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स का है, इसका थोड़ा ज्यादा है। ट्रांजिशन मेटल का 2.50, ऑर्गेनोमेट्रिक का 1.88, मेन ग्रुप का 2.63। ऐसे करके पता चल रहा है एवरी क्वेश्चन के अंदर, एवरी पेपर के अंदर घुस के मैंने देखा है। ऐसे करके पता चल रहा है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक समरी बनाया है, ये देखिए समरी आपके स्क्रीन पर। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हर साल 2 क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हर साल 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनोमेट्रिक के हर साल 2 क्वेश्चन, मेन ग्रुप के हर साल 3 क्वेश्चन, बायो इनऑर्गेनिक के एक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटालर्जी मिला के एक। मतलब यहां से पता चल रहा है कौन सा सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा ओके चैप्टर है, कौन सा मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी में प्लान बनाऊंगा आपका, उसी का प्लान बनाऊंगा। प्लान साइंटिफिक प्लानिंग होता है। मेरे मन में सडनली आ गया, आपने पूछ लिया सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। मैंने 2-3 चैप्टर्स के नाम आप बता दिया कि आप आए सामने, आपको कटाना है, मैंने बता दिया। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स से बात कर रहा हूं। एमसीक्यू का बन गया, चलते हैं एमएसक्यू की तरफ। चलिए एमएसक्यू की तरफ। आप देख रहे हैं एमएसक्यू में ऑर्गेनोमेटलिक्स का यहाँ पे बहुत कम आ गया। एमएसक्यू ऑर्गेनोमेटलिक्स से थोड़ी कम आती है। ट्रांजिशन मेटल का ये भी कम आ गया, थोड़ा ये भी कम आ गया। केमिकल बॉन्डिंग का ये भी एमएसक्यू थोड़ी कम आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएसक्यू कम आते हैं, लेकिन यहां से फिर भी मेन ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स एमर्ज करके आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमएसक्यू का फाइनल समरी क्या आ गया देखिए। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक का प्रॉपर्टीज 1, ट्रांजिशन मेटल करीब करीब 1, मेन ग्रुप 1, ऑर्गेनोमेट्रिक और बाकी मिला के क्वालिटेटिव एनालिटिकल मिला के 3। समझ आ रहा है ना कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। चलता हूं मैं एनएटी की तरफ।
इनऑर्गेनिक का टोटल, इनऑर्गेनिक खाली नहीं, फिजिकल ऑर्गेनिक का भी मैंने किया हुआ है, मैं उसकी समरी शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, देखते जाइए। ये एनएटी का आ गया टोटल, और एनएटी में ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बढ़ गया 1.63, करीब करीब 2 क्वेश्चन आ गया। केमिकल बॉन्डिंग का आया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री सडनली इमर्ज कर गया, 1 क्वेश्चन आया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाली पार्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ रही है यहाँ पे, मेन ग्रुप केमिस्ट्री आ रहा है, आइसोमेरिज्म की क्वेश्चन आ रही है, कोऑर्डिनेशन, इसकी समरी क्या है, इसकी समरी क्या है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का 1 क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल का 2 क्वेश्चन, मेन ग्रुप का 1 क्वेश्चन, ऑर्गेनोमेटिक बायोइनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव मिला के 1 क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है। यहीं पे नहीं रुकूंगा, मैं इस स्टडी को आगे लेके जाऊंगा, मैं आज स्टडी को आगे लेके जाऊंगा। यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, एसेंशियल टेकअवे इस स्टडी से क्या आ गया है, उससे पहले मैं 3 टर्म डिफाइन करूंगा, और ये 3 टर्म हमारे जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में आ जाएंगे, उससे हम रेफर करेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। जैसे बोल्डर्स, बिग रॉक्स एंड पेबल्स, बोल्डर्स, बिग रॉक्स एंड पेबल्स, देखिए आपको चित्र देख के, आपको फिगर देख के समझ आ रहा है, बोल्डर्स बहुत बड़े पत्थर है, चट्टान की तरह बहुत बड़े पत्थर है, बिग रॉक से भी ज्यादा बड़े पत्थर है। बोल्डर्स व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि ये प्रायोरिटी सीक्वेंस 1 है, ये वाला चैप्टर कर लो, ये वाला चैप्टर कर लो, कर लो, कर लो, बस बहुत अच्छा। 60 to 70% क्वेश्चन आपने कर लिया इनऑर्गेनिक का, बिग रॉक्स, उसके बाद आ रहे अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज है, लेकिन बोल्डस से कम है, इसका मतलब ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, बोल्डस प्रायोरिटी नंबर 1 है, बिग रॉक्स प्रायोरिटी नंबर 2 है, और छोटे 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 पत्थर पेबल्स ये प्रायोरिटी नंबर 3 है। अगर टाइम मिले तो कर लेना, ना मिले मत करना, बहुत ही मैटर करेंगे, बहुत ही कम मैटर करेंगे, लेकिन आप अगर पेबल्स करते रहे और बोल्डर्स में नहीं किए, लास्ट में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपका मतलब है आप सीरियस नहीं है, आपने स्टैटिस्टिक नहीं देखा है, आपको मतलब विश है कि मिल जाए, लेकिन उतना डिटर्मिनेशन नहीं है, या प्लानिंग किसी ने समझाई नहीं क्या। ये लो वैल्यू लो इंपैक्ट टास्क है, ये लो वैल्यू लो इंपैक्ट टास्क है, बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स, इसका मतलब ये है बोल्डर्स प्रायोरिटी 1 है, बिग रॉक्स प्रायोरिटी 2 है, एंड पेबल्स प्रायोरिटी 3 है। चलता हूं मैं, आपको भी पता है, ये स्टडी का रिजल्ट आपको भी पता है, इनऑर्गेनिक के बोल्डर्स कौन से है, इनऑर्गेनिक के प्रायोरिटी 1 कौन से है, इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है, आ गए आपके स्क्रीन में। पहला वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये मेरे दिमाग से नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स से बात कर रहा हूं। ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेकंड वाला चैप्टर आ गया, थर्ड वाला चैप्टर ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आ गया, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक के बोल्डर्स है, इनऑर्गेनिक के प्रायोरिटी 1 है, इनऑर्गेनिक के मेजर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आपका क्या दायित्व बनता है कि आप पहले इनको खत्म करें। आप कहां गए, कौन से चैप्टर्स में चले गए, एसिड बेस कहां चले गए, उनको खत्म करने चले गए, लेकिन आपने बोल्डर्स को अभी खत्म नहीं किया, आप अपना टाइम सही से यूज नहीं कर रहे हैं। ये 4 चैप्टर, टारगेट नंबर 1 now big rocks, target number 2 periodic table, analytical chemistry, bioinorganic chemistry and qualitative analysis. Periodic table, analytical chemistry, bioinorganic chemistry and qualitative analysis, these are the big rocks. This is a priority number 2, target this after boulders. Now coming to small छोटे पत्थर, priority number 3, last priority, nuclear chemistry, instrumental methods of analysis, extraction of metals. So these are the pebbles. Inorganic क्या, target number 1 boulders, target number 2 big rocks and target number 3 pebbles. इसी तरह
बाकी ऑब्जर्वेशन लाऊंगा, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कम स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये 10 इयर्स का स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स में दिखाए, ये 10 इयर्स की स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 13 से 22, मैंने 23 का भी दिखा है। यहाँ का जो एवरेज आपको दिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा है, ये वाला एवरेज, ये आ गया बोल्डर्स, ये बोल्डर्स आ गए, बोल्डर्स यहाँ पे ऐसे करके, ये एसिड बेस ही बहुत ही कम है, ये आ गया बहुत ही कम, ऐसे ऐसे करके मैंने बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स सिलेक्ट किए हैं। 16 से 23 नहीं, 2013 से 23 तक इंटायर स्टडी करके मैं यहाँ पे आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, काम का लगेगा, फिर मुझे मिलने के बाद थैंक्स बताइएगा। आ रहा हूं मैं अपने नेक्स्ट स्टडी में जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। मैं यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ऐसे मैंने आपको दिखा दिया है, मैं समरी के ऊपर जाऊंगा, मैं बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स गिनवाऊंगा, मैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री का, यहाँ देखिए 1.25 केमिकल काइनेटिक्स, वो वाला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है जो सडनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अभी। थर्मोडायनेमिक्स एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 1 का, यहाँ पे सॉलिड स्टेट वैसा चैप्टर है जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो था ही, सॉलिड स्टेट आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है फिजिकल में, और ये स्टडी, डिटेल स्टडी यहाँ पे है, आपको दिख रहा है ये 1.25 का ब्लैक लाइन डिवाइडर, ये यहाँ पे है, ये थर्मोडायनेमिक्स का 1 ये यहाँ पे है। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये वाला आ गया, समरी टेबल आ गया, केमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री 2 मार्क्स, थर्मोडायनेमिक्स एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट 1 क्वेश्चन, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस 1 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम 1 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 1 क्वेश्चन, एडसॉर्प्शन फेज, सॉल्वेंट थ्योरी, कॉलिगेटिव 1 क्वेश्चन। ये है स्टडी, इसको कहते हैं स्टडी, इसको कहते हैं स्टडी। पहले अपना रास्ता ठीक कीजिए फिर चलते रहिए। मैंने कहां पे सुना था कि आपको 9 आवर्स मिले हैं एक पेड़ काटने के लिए, आप 6 आवर्स जिससे काट रहे हैं उसको थोड़ी पॉलिश कीजिए, फिर 3 आवर्स काटिए, आराम से काम हो जाएगा। आप उसी बद्दे इंस्ट्रूमेंट से काट रहे हैं, 9 आवर्स भी आपको कम पड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री का 1, सॉलिड स्टेट का एमएसक्यू का एनालिसिस मैं दिखा रहा हूं, एमएसक्यू का एनालिसिस 1, सॉलिड स्टेट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी 1, और ये एडसॉर्प्शन 2 यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है, सॉलिड स्टेट से आ रहा है, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से आ रहा है, एमएसक्यू फिजिकल का वहां से आ रहा है, और फिजिकल केमिस्ट्री का नेट बहुत इंपॉर्टेंट। नेट का जो स्टाइल और फिजिकल केमिस्ट्री का जो स्टाइल बहुत मिलते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं नेट बहुत क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहे हैं। करीब करीब आप परसेंटेज कीजिएगा, नियर अबाउट 50% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस से 1.38, सॉलिड स्टेट 1.25, यहाँ पे देखिए, ये देखिए करीब दो क्वेश्चन, देखिए थर्मोडायनेमिक्स का 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, देखिए काइनेटिक्स का यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरी ईयर में आ रहे हैं, नेट में फिजिकल में बहुत आ रहे हैं। इसकी रिजल्ट देखिए यहाँ पे फिजिकल का, या थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस का 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का 2 क्वेश्चन, एंड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का 1 क्वेश्चन, फिर बाकी इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा 1 क्वेश्चन। लेकिन कौन से एमर्जिंग आ गए, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या सीखा, फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी से क्या सीखा, क्या टेक अवे है, एसेंशियल टेक अवे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के बोल्डर्स है, कौन से बिग रॉक्स है, कौन से पेबल्स है, कौन प्रायोरिटी 1 बोल्डर है, कौन प्रायोरिटी 2 बिग रॉक्स है, कौन प्रायोरिटी 3 पेबल्स है। बोल्डर्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए इसको,
सॉलिड स्टेट कीजिए, पहला 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 टारगेट कीजिए फिजिकल में, थर्मोडायनेमिक्स पहला टारगेट कीजिए, सॉलिड स्टेट कीजिए, काइनेटिक्स कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कीजिए, कर लीजिए ये 4 चैप्टर जल्दी से जल्दी फिजिकल के 4 चैप्टर्स कर लीजिए। 50 से 60% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के यहीं से आ रहे हैं। या भाई इसके बाद सेकेंड टारगेट बिग रॉक्स का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया। इसके बाद बिग रॉक्स, इसके बाद पेबल्स, छोटे पत्थर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एड्सॉर्प्शन, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एड्सॉर्प्शन, ये छोटे पत्थर फिजिकल का भी आ गया मेरे पास, आपके पास बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स। ये ऑब्जर्वेशन को मैंने फिर भी स्टेच करके देख लिया है कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं। फिर मैंने देखा ना, बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स पहचानने में मेरे को कोई मिस नहीं हो रहा है। मैंने फुल स्टडी आपके सामने रख दी। अभी इसी वीडियो को 10, 15, 20, 30 वीडियोस में बहुत जगह से वन इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ IIT JAM केमिस्ट्री फुल्ली डिकोडेड, IIT JAM केमिस्ट्री फुल्ली डिकोडेड। उसी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूं मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आते हैं सेम स्टडी। देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टडी पे फोकस कीजिए, यहां पे ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा 2.25 का, कहां से, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स। बहुत क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, एमसीक्यू का बहुत क्वेश्चंस यहाँ। देखिए आपके सामने रिजल्ट लेके आया हूं मैं। इनोलेट्स, नेम रिएक्शन 3 क्वेश्चन, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, रिएजेंट 2, स्टीरियोकेमिस्ट्री 1। देखिए वहां पे नजर टिका के रखिए। नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यही स्टडी मैंने किया है एमएसक्यू का स्टडी आपके सामने है। एमएसक्यू में रिएजेंट, फिर से रिएजेंट आपको दिख रहा है, रिएजेंट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर बायोमॉलिक्यूल्स का आ रहा है एमएसक्यू में। ये समरी टेबल आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमएसक्यू, रिएजेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, इनोलेट्स, नेम रिएक्शन, जीओसी। पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है, देखिए पैटर्न आ रहा है यहाँ पे। ये आ गया नेट में एक चीज है, देखिए नेट में सडनली स्टीरियोकेमिस्ट्री का, नेट में करीब 2 क्वेश्चन, ऑप्टिकल रोटेशन ऐसा वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री का करीब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर। नेट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है। क्या है नेट का रिजल्ट? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का 1, बायोमॉलिक्यूल्स का 1, स्टीरियोकेमिस्ट्री का 2, जीओसी का 1, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट 1। देखिए बार बार 2, 3, 4 नाम बहुत सामने आ रहे हैं। सिलेबस तो इतना बड़ा होता है, लेकिन सिलेबस में कौन सा पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन भर के आते हैं? पहले उसको खत्म कर डालिए। मैंने क्या कहा था, सिलेबस खत्म करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, रैंक पाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए सिलेबस को मैंने क्या किया है बताए, मैंने सिलेबस को, ये वाला सिलेबस है, मैंने सिलेबस को इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट का नाम रखा बोल्डर्स, जो प्रायोरिटी 1 है चट्टान। दूसरे पार्ट का नाम रखा बिग रॉक्स, जो प्रायोरिटी 2 है। ये सिलेबस है, जो बंदा सिलेबस को ऐसा पढ़ता है, सिलेबस भी खत्म नहीं होती, रैंक भी नहीं आती। क्या है? सिलेबस भी खत्म नहीं होती, रैंक भी नहीं आती।
लेकिन जो बंदा इसको डिवाइड करके पढ़ता है, ये बोल्डर्स कौन से है, कौन सा मैं पहले टारगेट करूं, कौन सा प्रायोरिटी 1 है, कौन सा बिग रॉक्स है प्रायोरिटी 2 है, और कौन सा पेबल्स है, ना करे तो भी चल जाएगा। थोड़े इंपॉर्टेंट है, करे तो अच्छा है, ना करे फिर भी चल जाएगा। टेकअवेज क्या है, बोल्डर्स कौन से है, बोल्डर्स कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बोल्डर है, ये बोल्डर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशंस, ये बोल्डर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोल्डर्स है। ये बहुत 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 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, करीब 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। पहले क्या करें, पहले दूसरे को कर ले या इसको छोड़ दे, पहले इसको खत्म करो। बिग रॉक्स कौन से है, एरोमेटिसिटी एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, नए सिलेबस की बात कर रहा हूं, रिवाइज सिलेबस की बात कर रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बिग रॉक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये बिग रॉक्स है। पहले बोल्डर खत्म हो गया, प्रायोरिटी 1 खत्म हो गया, फिर प्रायोरिटी 2 खत्म करो, एंड क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। सो दीज आर द 4 बिग रॉक्स। Now what are the pebbles? Pebbles here. Natural products chemistry is the pebble. Natural product chemistry is the pebble. यहाँ natural product chemistry is the pebble. So organic chemistry is also fully decoded, and the study was conducted not only for the 1623 this particular year, but it was conducted from 13 to 22 and 23 also included. And so 10 years gives a pattern and gives me idea about which one is boulder and which one is the big rock and which one is a pebble. And so this was the study here, and getting from boulder to big rocks to pebbles and dividing the syllabus into 3 parts with respect to priority. Now see the study, all study leading to what I have just now shown you. One very interesting observation regarding the section wise questions. एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द सेक्शन वाइज क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन में आ गया, देखिए आपके स्क्रीन में आ गया सेक्शन वाइज का। यहाँ पे देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ छोटे सेगमेंट्स में मैंने देखा है इसको, एंड फिजिकल केमिस्ट्री का 11.6 का एवरेज आ रहा है यहाँ पे एमसीक्यू का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 16 का एवरेज आ रहा है एमसीक्यू का क्वेश्चन का। यहाँ पे जो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे, एंड 16 का एवरेज आ रहा है। और ये फिजिकल क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 17 का यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। एमएसक्यू का फिजिकल बहुत ही डाउन हो गया, 4.8 आ गया एमएसक्यू में फिजिकल। इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का 7.2 7.6 है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एमसीक्यू एमएसक्यू करीब करीब सिमिलर है, फिजिकल की थोड़ी डाउन चल रही है। ये जो फिजिकल का डाउन हो गया ना, फिजिकल ने इसकी भरपाई कहां से की पता है? आपको तो पता ही होगा जरूर, ये कि नेट 18 मार्क्स 18/30 18/30 यहां पे 18/30, तो यहां पे कितने आ गए? करीब करीब 60%, 50 to 60% फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एमसीक्यू एमएसक्यू की भरपाई फिजिकल नेट से कर रहा है। नेट में भी मैंने दिखा दिया कि फिजिकल की कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए यहाँ पे साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूं या मन से बात कर रहा हूं? यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की क्वेश्चन देखिए, मार्क्स देखिए नेट में बहुत कम है क्योंकि फिजिकल की बहुत ज्यादा है। टोटल तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, अगर फिजिकल की बहुत ज्यादा होगी तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कम, तो क्या स्टडी का रिजल्ट कैसा आ गया? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एमसीक्यू एमएसक्यू नेट करीब करीब एक ही टाइप के आ रहे हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फिजिकल का एमसीक्यू एमएसक्यू कम आ रहे हैं, लेकिन नेट भर भर के आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगा 120 days strategy for sure selection in IIT exam।
120 डेज में आईआईटी जैम कैसे आप पा सकेंगे, इसकी पूरी चर्चा करूंगा, इंक्लूडिंग ऑल डे वाइज प्लान, एग्जाम एंड ऑल। एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाला है। मैं बताऊंगा इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। चलता हूं मैं, पहले इसको देख लीजिए कि क्यों हमारा जो प्लान फेल करता है, हमारा प्लान फेल क्यों करता है, या जिसका जो सोचते हैं वो कर क्यों नहीं पाते। क्योंकि कभी कभी ये कहते हैं कि नो विजन, no clear vision, that is nothing but equal to confusion. No clear vision is confusion. तो ये यहाँ पे no vision values are confusion, यहाँ पे बताते हैं कि our plans miscarry because our plans miscarry because they have no aim. Our plans miscarry because they have no aim. यहाँ पे बताते हैं कि when a man does not know what harbor he is making for, अगर किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा तट पे वो जाने वाला है, तो कोई भी हवा सही हवा नहीं हो सकती। कैसे कहते हैं, when a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. यहाँ पे मैं आपका सक्सेस ट्रैक करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रैकिंग योर वे टू सक्सेस। ये कहते हैं कि आप में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अगर हो, और वो ग्रेटर हो यहाँ पे किससे, नेगेटिव फैक्टर से। कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है, जब हम कहते हैं कि हाँ देख लेंगे, शायद मिल सकता है, कोई बताता है ना तुमको नहीं मिलेगा, तो अपने में जो नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं उससे अगर ज्यादा हो हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा हो, मोटिवेशन ज्यादा हो, तो हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम प्लान वाइज अपने आप में ले सकते हैं। चलता हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉलो करना। ये अचीवर्स का एंट्रेंस का मास्टर प्लान है आईआईटी जैम के लिए फॉर श्योर सक्सेस। और इतनी कॉन्फिडेंस से मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लान नया प्लान नहीं है, ये प्लान बहुत ने फॉलो किया है, टॉपर्स ने ये प्लान फॉलो किया है। आप भी कीजिए, सक्सेस आपको भी मिलेगी। कोई प्लान ये देने वाला वो नया प्लान नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितने लोग यहाँ पे आईआईटी जैम AIR1 उनको मिले हैं। शाइन शाकुर मल्लिक 2020 में AIR1 है। निकिता चिरिपॉल 2015 में, दैट इज AIR1, आईआईटी जैम AIR1 जैम का पूजा अग्रवाल 2013 में AIR1, और इतने AIR1 ऑन डिफरेंट ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन अचीवर्स ने प्रोड्यूस किया है। कैसे प्रोड्यूस किया है, जो प्लान मैं शेयर करूंगा और इसका बहुत ही रिफाइंड वर्जन भी शेयर करूंगा। अगर आप इसको फॉलो करें, डे वाइज फॉलो करें, हमारा जो हैंड होल्डिंग गाइड आप फॉलो करें, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या टैक्टिक्स हम यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं। ये टैक्टिक्स जो हम यूज करने वाले हैं बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो एक है टाइम ब्लॉकिंग और एक है टास्क बैचिंग, टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग एंड थीम डेज। टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग एंड थीम डेज, ये तीन का हम यहाँ पे भरपूर यूज करेंगे हमारे डे वाइज प्लान में। जो हम 120 डेज में आईआईटी जैम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, खाली खत्म ही नहीं करेंगे सिलेबस को, हम वहां से रैंक प्रोड्यूस करेंगे। खाली रैंक ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम वहां से टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करेंगे। उतना कॉन्फिडेंस हमें, आप फॉलो करते जाइए। इसी वीडियो में आपको हर प्लान का पूरा ज्ञान हो जाएगा। डिजाइन योर आइडियल वीक बहुत इंपॉर्टेंट है डे वाइज प्लान के लिए। तो डे वाइज प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 यहां पे पढ़ना है, और डे 7 जैसा होगा वहां पे एग्जाम देना है। कोई भी प्लान, कोई भी स्टडी विदाउट एग्जाम इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे 6 दिन पढ़ना है और 7 नंबर दिन एग्जाम देना है। यहाँ पे फिर 6 दिन पढ़ना है
और फिर 7 नंबर दिन एग्जाम देना है। यहाँ पे क्या एग्जाम आएगा, 7 नंबर दिन एग्जाम आएगा डे 1 से डे 6 का, और 14 नंबर दिन एग्जाम आएगा डे 1 से डे 13 का। दो एग्जाम आपको यहाँ पे देना है, हर वीक में दो एग्जाम देना है। इसी प्लान का मैं शेयर करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं डिजाइन योर आइडियल वीक। अपने आप एक आइडियल वीक डिजाइन करो, और अचीवर्स भी आपके साथ ये हैंड होल्डिंग गाइड में आइडियल वीक में रहेगा। आप देखिए यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल का मैट्रिक्स का हमने यूज किया है। ये कहते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं। आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे। So there are 4 compartments in the Eisenhower matrix, and what are those 4 compartments and how you can utilize that and for a very scientific study. आपकी साइंटिफिक स्टडी याद रखिए, दुनिया में हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। याद रखिए, दुनिया में हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। दुनिया चलती है तो स्मार्ट वर्क से चलती है। स्मार्ट वर्क हार्डली करना कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या कंपार्टमेंट्स है। पहला कंपार्टमेंट क्या है, ये अर्जेंट कोई काम है और इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। तो काम ये अर्जेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे देखिए दूसरी तरह के काम अर्जेंट उतने नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। ये अर्जेंट उतनी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये वाला काम ये नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, ना ही दैट इज अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। आपका काम क्या होगा, आपके पास शायद ये काम है, ये काम है, डेली आपके पास ये काम है। आप क्यों नहीं कर पाते बताए, आप आइजनहावर मैट्रिक्स की यूज ही नहीं करते। अब सब काम को सेम समझते हैं, सब काम सेम नहीं होता, सब काम का प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है। आप यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस डालिए, ये काम शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटी 1 में डालिए। ये आइजनहावर मैट्रिक्स के फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये काम उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंपार्टमेंट डालिए। और ये काम अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पे डालिए, प्रायोरिटी नंबर 3 आ जाएगा। और ये प्रायोरिटी नंबर 4, इसको ना करना ही नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया ये क्वाड्रेंट का या आइजनहावर मैट्रिक्स का समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको डेमो देके बात करूंगा। मैं वैसा बात नहीं करता हूं, मैं डेमो देके बात करूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे इस वीडियो के पहले हाफ में आप देख रहे थे, हमारे जो सिलेबस है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। प्रायोरिटी सीक्वेंस से जो ज्यादा आते हैं हम उसका नाम बोल्डर्स दे रहे हैं, उसके बाद आता है उसका नाम बिग रॉक्स दे रहे हैं, उसके बाद आता है हम पेबल्स का नाम दे रहे हैं। उसी तरह ये आइजनहावर मैट्रिक्स के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज आप देखिए, यहाँ पे ये आइजनहावर मैट्रिक्स का स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी आप देख रहे हैं। ये कहाँ आ गया, ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। ये पहला क्वाड्रेंट में कौन है, देखो ये कौन है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, तुम्हारा काम का प्रायोरिटी नंबर 1। ये है बोल्डर्स, प्रायोरिटी नंबर 1। इसके बाद जो सिलेबस का सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये बिग रॉक्स है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ गया। इसके बाद जो सिलेबस में होता है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, छोटे टॉपिक्स बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मतलब वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, और वो प्रायोरिटी नंबर 3 में आ गया। ये प्रायोरिटी नंबर 3 में आ गया। और यहाँ पे कौन आया, देखो यहाँ पे कौन आया, योर टाइम किलर्स, प्रायोरिटी नंबर 4। ना ही कोई प्रायोरिटी है, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, नेगेटिव थॉट। सबसे खतरनाक चीज अगर कुछ है तो वो है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स प्रायोरिटी नंबर 4 में आके रहा कि ना मुझे नहीं मिल सकता, ना तुझे नहीं मिल सकता, ना ये नहीं होगा। मत सुनो, आपका काम जो है डे टू डे जो काम है उसको और अच्छी तरह से करो, ये काम करना ही नहीं तुमको।
तो तुम्हारा काम यहाँ पे बोल्डर्स, बिग रॉक्स, पेबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रायोरिटी 1 2 3 उसी हिसाब से करना है। तुम्हारा दिन शुरू होता है, देखो डे टू डे प्रायोरिटीज में तुम्हारा दिन शुरू होता है। तुम यहाँ पे पहले फोकस करो, ये वाला फोकस करो। ये क्या कह रहे हैं देखो, बाय विजुअली सेपरेटिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट द टॉप ऑफ द पेज फ्रॉम योर बिजी वर्क एट द बॉटम ऑफ द पेज, यू रीइंफोर्स दैट पेबल्स आर लेस इंपॉर्टेंट। अपने आप को भी समझाना है कि पेबल्स को काम खत्म करके मैं अगर कहूं कि मेरा काम हो गया, लेकिन तुम्हारा काम कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा काम हुआ है वहां से प्रोडक्टिविटी, वहां से वैल्यूज कुछ भी नहीं लेके आए तुम यहाँ पे। तुम्हारा काम होना चाहिए पहले प्रायोरिटी 1 बोल्डर्स खत्म करना, उसके बाद बिग रॉक्स खत्म करना, और टाइम अगर मिल जाए तो पेबल्स खत्म करना, बस ये वाला। लेकिन तुम क्या मैक्सिमम टाइम्स में तुम छोटे छोटे काम करके दिन को सोचते हो तुम्हारा काम हो गया, तुम इधर से इधर क्या उठ रहे हो? ये गलत रास्ता है। रास्ता इधर से इधर का है, ये इधर से इधर का है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? आइजनहावर मैट्रिक्स की यूज करो पहले अपने काम में। पैरेटो प्रिंसिपल का यूज करो। पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है? तो मैं जो भी बात कह रहा हूं, जो भी प्लान लेके आ रहा हूं, अभी आपके सामने प्लान आ जाएगा, इसी वीडियो में आ जाएगा, आप देखते रहिए। लेकिन जो भी बात कर रहा हूं मैं साइंटिफिक तरीके से बात कर रहा हूं, कोई मेरे मन से बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अचीवर से आते हैं, एंट्रेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ का प्लान बहुत सॉलिड होता है। पैरेटो प्रिंसिपल में क्या कहते हैं? 80% ऑफ योर आउटपुट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर इनपुट्स। 80% ऑफ योर आउटपुट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर इनपुट्स। मतलब 20% ऐसे काम होते हैं जो हमको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपका क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? 20% वो वाले काम आइडेंटिफाई करो, 20% वो वाले सिलेबस आइडेंटिफाई करो, ताकि मेरे नंबर अच्छे आए। आप ऐसे कुछ सिलेबस की पार्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे आते ही नहीं, आप सोच रहे हैं सिलेबस खत्म। मैंने कहा सिलेबस खत्म करना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। आपका उद्देश्य होता है रैंक लाना। क्या उद्देश्य है? सिलेबस खत्म करना या रैंक लाना? पहले अपने आप से पूछ लो। इसलिए आइडेंटिफाई करो अपना बोल्डर्स कौन सा है, फिर बिग रॉक्स कौन सा है, फिर पेबल्स कौन सा है। ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी क्यों है? कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। बताओ, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपकी अटेंशन जाएगी आपकी एनर्जी वहीं पे फ्लो कर जाएगी। इसलिए कहते हैं मल्टीटास्किंग एक मिथ है। क्या है? मल्टीटास्किंग एक मिथ है, क्योंकि आपकी अटेंशन अगर हर जगह जाने लगी तो आपका कोई भी काम खत्म नहीं होने वाला है। और एक देखिए, आप काम करने बैठे हैं, कैसे काम करने बैठते हैं। यहाँ पे आप काम करने बैठ गए, देखिए आप काम कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है। देखिए ये आपने रखा हुआ है, ये आपके दाहिने तरफ रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं एवरी 40 सेकेंड्स। यहाँ पे साइंटिफिकली देखा गया है कि एवरी 40 सेकेंड्स एक डिस्ट्रैक्शन आती है। हम करीब करीब 60 नोटिफिकेशंस फोन में आ जाती है हर दिन। हर दिन अगर एवरेज मान के चलो, किसी किसी का तो इससे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 60 नोटिफिकेशन आती है। और आपको पता है एक नोटिफिकेशन के बाद उसमें जाने के बाद फिर आप जब लौटते हैं वही कंसंट्रेशन से आप नहीं लौट पाते। आपको अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट्स लगता है वही कंसंट्रेशन रिगेन करने के लिए। ये मोबाइल तो आपके लिए था, ये दूसरों के लिए कब हो गया? अगर हम फुल्ली फोकस से काम कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको स्विच ऑफ रखिए, इसको साइलेंट रखिए। इससे तो फिर टाइम बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है।
मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो प्लान मैं लेके आ रहा हूं उसमें हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर डे इंपॉर्टेंट है, कोई भी डे को आप मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका डे अगर इधर उधर 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 विदाउट प्रायोरिटी घूमता रहे और बहुत से टाइम वेस्ट करते रहे तो ये प्लान आपके कोई काम नहीं रहेगा और आपका रैंक भी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप बहुत बहुत ही कम दिनों में आईआईटी जैम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ना तो खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप रैंक लाने की बात कर रहे हैं। ना तो आप रैंक लाने की बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे रैंक लाने की बात कर रहे हैं। तो आपको तो कोई ना कोई तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लाइफ तो उतनी इजी नहीं हो सकती ना। यहां पे देखिए मेरा जो प्लान है आईआईटी जैम का 120 डेज का एक फुल्ली टेस्टेड प्लान है। वो प्लान क्या है? आपके स्क्रीन पे अभी आ गया, ये फर्स्ट 56 डेज। आप बता सकते हैं 56 ही क्यों है? क्योंकि हमने बैक में वर्क करके देख लिया है कि बोल्डस इनऑर्गेनिक का कौन है, ऑर्गेनिक का कौन है, फिजिकल का कौन बोल्डस है, उसको खत्म करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं। और ये भी देख लिया है कि 56 7 से डिवाइड होते हैं। 56 किससे डिवाइड होते हैं? 7 से डिवाइड होते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें करीब करीब 8 वीक्स की बात कहा जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा डे 1 टू डे 6 क्या होगा, डे 1 टू डे 6 पढ़ना होगा, और डे 7 क्या होगा, डे 1 टू डे 6 जो पढ़ा है उसका एग्जाम होगा, और डे 8 टू डे 13 क्या होगा, पढ़ना होगा, और डे 14 क्या होगा, डे 1 से डे 13 जो पढ़ा है उसका एग्जाम होगा। तो हर डे हर वीक मंडे को शुरू होगा, सैटरडे को खत्म हो जाएगा। मंडे शुरू होगा, सैटरडे खत्म हो जाएगा। आपके लिए आपके आपके ऐप में जाएगा, जो लेक्चर्स जाएगा मंडे सैटरडे जाएगा, और यहां पे संडे संडे हो जाएगा ओनली एग्जाम। आपके लिए जो प्लान है ये 120 डेज जो जो इस कोर्स में आने वाले हैं उनके लिए जो प्लान है उसको हम कहते हैं 4+2 कॉन्सेप्ट। 4+2 कॉन्सेप्ट। और ये क्या है? 4+2 कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए अभी आपके स्क्रीन में क्या आ रहा है। देखिए आपके स्क्रीन में क्या आ रहा है। देखिए आपके स्क्रीन में आ गया, मैंने जो कहा साइंटिफिक यूज करूंगा, टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग, थीम डेज का साइंटिफिक यूज करूंगा, मैं साइंटिफिक यूज करूंगा। और ये आ गया 4 आवर 4 आवर इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जिस दिन आप इनऑर्गेनिक करेंगे उस दिन फिजिकल नहीं करेंगे, जिस दिन आप फिजिकल करेंगे उस दिन इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे। और ऑर्गेनिक को हर रोज 2 घंटे करेंगे। तो क्या आ गया? ये 4 आवर आ गया। या इधर इनऑर्गेनिक कर रहे हैं या फिजिकल कर रहे हैं, और 2 घंटा आ गया। हर दिन ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हर दिन ऑर्गेनिक कर रहे हैं। कितने आ गए? 6 आवर, 6 आवर्स यहाँ पे आ गए, 6 आवर्स आ गए, 6 आवर्स, 6 आवर्स। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, अब थीम डेज देखिए। थीम डेज का मतलब मैं समझाता हूं। शायद आपने स्कूल में कभी देखा है कि आज स्पोर्ट्स डे है, तो आज हमको कलरफुल ड्रेस पहनना है। ये थीम डेज आ गया। फ्राइडेज को कलरफुल, कभी कभी कोई ऑफिस में आता है फ्राइडेज कलरफुल, रेस्ट बाय यूनिफॉर्म, ऐसा कहते हैं थीम डेज। इसका हमने क्या यूज किया देखिए आप। हमने ये टाइम ब्लॉकिंग यूज किया है। हमने टाइम ब्लॉकिंग कहां पे यूज किया? मैंने जो कहा इनऑर्गेनिक का 4 घंटा, ऑर्गेनिक का 2 घंटा ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक टाइम ब्लॉक कर दीजिए। 4 घंटा ब्लॉक कर दीजिए इनऑर्गेनिक या फिजिकल के लिए, और 2 घंटा ब्लॉक कर दीजिए फिर ऑर्गेनिक के लिए। ये टाइम ब्लॉकिंग आ गया। टास्क बैचिंग क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला ये वाला ये वाला एक साथ कर लीजिए। क्योंकि अब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक का एक साथ ये टास्क है, उसको एक बैच में डाल दिया। हम कहते हैं ना तुम्ही कौन बैच है, वह आपका कौन सा बैच, आपका कौन सा बैच, ऐसे कहते हैं ना। वैसे टास्क का बैच बना के उसको एक साथ डाल दिए, खत्म कर दो टाइम ब्लॉक से। टास्क का बैच बना के एक साथ का कर दिए, खत्म कर लो टाइम ब्लॉक से, और यूज करो थीम डेज। टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग, थीम डेज। देखिए थीम डेज क्या है? थीम डेज क्या है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे को इनऑर्गेनिक, मंडे टू सैटरडे आपका वीक है, हम आइडियल वीक की बात कर रहे हैं। संडे आपका एग्जाम है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे इनऑर्गेनिक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिकल,
Monday, Tuesday, Wednesday, inorganic 4 hours. Thursday, Friday, Saturday, physical 4 hours. Every day organic 2 hours. एवरी डे ऑर्गेनिक 2 आवर देख सकते हैं आप, ये बहुत ही साइंटिफिक क्यों है। हर दिन 4 घंटा करके मैं पढ़ रहा हूं इनऑर्गेनिक, और 3 दिन पढ़ रहा हूं, 12 घंटा हो गए। फिजिकल का 4 दिन का 4 घंटा 3 दिन पढ़ रहा हूं, 12 घंटे हो गए। ऑर्गेनिक का 2 घंटा 6 दिन पढ़ रहा हूं, 12 घंटे हो गए। देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान लेके आया है कि यहाँ पे 4 घंटा 3 दिन मतलब 12 आवर्स इनऑर्गेनिक, 12 आवर्स फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। लग रहा था हर दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का टोटल टाइम भी आप देखिए 12 घंटा ही है, 2 into 6। All of the subjects are being given equal importance, because as we know that IIT JAM 33 approximately marks inorganic, organic, physical, and they are giving equal importance. So in the routine also we are giving equal importance. And as I told you that, so these are the theme days. As I told you that on Sundays, what are you going to do? Revise, first revise the entire week, and then give 2 exams. We are going to conduct 2 exams every Sunday. Every Sunday we are going to conduct 2 exams. 90 marks, 1.5 years, 1.5 hours each. 90 marks, 1.5 hours each in MCQ, MSQ, NET. All are being devised, all are being planned. Entire thing is being planned. आपको दिख रहा है कैसा सोच के ये प्लान बनाया गया है. Revise mock exam on the topics covered on this week, as well as it will be a cumulative approach. शुरू से जो टॉपिक्स है उसमें जितने कवर हो रहे हैं, जब आप दे रहे हैं, कब आप देंगे, 7, 14, 21, 28, हर का 7 डे, 14 डे, 21 डे, 28 डे, हर मंथ का आप एग्जाम देंगे. और जब अंत में जाएंगे टोटली मॉक एग्जाम लाइक द एग्जैक्ट एग्जाम पेपर फॉर्मेट. Now you see, first it was a 56 days and that was the boldest. You are targeting the boldest. तो फर्स्ट आपने देखा पहले 56 दिन में हमने बोल्डेस्ट टारगेट किए. क्यों बोल्डेस्ट टारगेट किए? क्योंकि वहां से 50 से 70% क्वेश्चन बोल्डेस्ट से आ रहे हैं. तो पहले उसको मारो, उसको किल करो पहले. इसका चांस आपका हो गया है बेसिकली. अब आपको रैंक इंप्रूव करना है. The first 50 days we have killed the boulders, and then we have come, and then we have used the time blocking, task batching, team days. Now we have come to kill the big rocks. The next 35 days, that is day number 57 to day number 91. Day number 57 to day number 91, we are targeting our big rocks. We are using the 4+2 concept. सेम, बिकॉज देखिए कंसेप्ट को ज्यादा, रूटीन को ज्यादा इधर से उधर वाला चेंज मत कीजिए. इसका बेसिक सोल सेम होना चाहिए, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट सिलेबस बोल्डर्स बिग रॉक्स पेबल्स थोड़ी चेंज हो रही है. यहाँ पे क्या चेंज है? 35 दिन बिग रॉक्स के लिए, 35 दिन बिग रॉक्स के लिए. एवरी डे काउंट्स एंड यूज 4+2 concept. 4+2 concept. Now again you can see that there are not much change with respect to the theme days for the big rocks. And the Monday, Tuesday, Wednesday inorganic 4 hours, Thursday, Friday, Saturday physical 4 hours, and organic 2 hours every day, and Sundays revise plus give mock exams. Now in the next 14 days, that is day number 90 to day number 105. नेक्स्ट 14 डेज पेबल्स के लिए अगर बिग रॉक्स या बोल्डर्स बचे हुए हैं, इन 14 डेज का यूज कर लो, इसका यूज कर लो, क्योंकि बिग रॉक्स और जो बोल्डर्स खत्म हो गए, रैंक गारंटेड रैंक. और पेबल्स का फिर रैंक फिर फर्दर इंप्रूवमेंट आ जाएगा. अगर टाइम मिले तो कर लेना, ना मिले तो वो दोनों कर लेना. लेकिन जैसे मैं प्लान बता रहा हूं, आप एवरीडे अगर काउंट करें आपको टाइम मिलने ही वाला है. ये हैंड होल्डिंग गाइड आएगा अचीवर से. 4+2 कंसेप्ट अगेन फॉर द पेबल्स.
Same basic routine, we are maintaining that theme days, that is time block. We are blocking the time, keeping all the tasks in one particular place and covering all the tasks for that particular block time. And we are using the theme days, and Monday, Tuesday, Wednesday we are using inorganic, Thursday, Friday, Saturday physical, and organic every day 2 hours. Sunday again revise and mock exam. You know that every 7 day we are going to take exam. And now we are come to the last 15 days. Now we have come to the last 15 days. Now we are at the last 15 days of this very, 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 very important plan. And that is day number 106 to day number 120. Now we are going for again revise for 5 hours. And so we are in the last 15 days. We are just making the plan a little bit different, like revise for the 5 hours and practice for the 4 hours and exam for 3 hours every day, 12 hours every day. 5 घंटा रिवाइज, 4 घंटा प्रैक्टिस और 3 घंटा एग्जाम. आप ये बात समझ के चलिए, मैं अगर मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में ना पढ़ा हुआ होता तो मेरे को एमसीक्यू पूछिए नहीं आता, एमएसक्यू पूछिए नहीं आता, नेट पूछिए नहीं आता. नॉलेज ही नहीं है तो पूछने का वर्जन चेंज करके आप क्या देखने वाले, बताइए क्या देखने वाले. वर्जन चेंज करेंगे तो मैं बोल दूंगा क्या? लेकिन मैंने पढ़ा हुआ होता तो मेरे को एमसीक्यू पूछिए बता दूंगा, एमएसक्यू पूछिए बता दूंगा, नेट पूछिए बता दूंगा. तो कौन सा इंपॉर्टेंट रहा, एग्जाम देना या नॉलेज गैदर करना? बताइए. नॉलेज गैदर करना. एग्जाम तो एक जरिया है. एग्जाम क्या है? एग्जाम एक जरिया है आपके नॉलेज को पहचानने के लिए. ज्यादा से ज्यादा एग्जाम देंगे क्या मतलब? आपका नॉलेज बढ़ जाएगा ना, आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो टेंशन होती है थोड़ी जा सकती है. लेकिन वो तो सेकेंडरी पैरामीटर्स है, पहला पैरामीटर तो फिर भी नॉलेज का ही है. इसलिए ज्यादा एग्जाम मत लो, ज्यादा पढ़ो, नॉलेज गैदर करो और ऑप्टिमम एग्जाम लो. इसलिए क्या है, देखिए एकदम अंत में, प्लान के अंत में आते आते भी मैंने यह पढ़ना नहीं छोड़ा. मैंने रिवाइज के लिए फिर 5 आवर्स दे दिया सबसे ज्यादा, फिर दिया प्रैक्टिस के लिए 4 आवर्स दे दिया और 3 आवर्स दे दिया एग्जाम के लिए. 12 घंटा यहाँ पे आ गया और मैंने थीम डेज की यूज की. देखिए टाइम ब्लॉकिंग यूज किया, टास्क बैचिंग यूज किया, अभी थीम डेज यूज कर रहा हूं. डे 1 डे 2 इनऑर्गेनिक का करते हैं, 5 घंटा रिवाइज करते हैं, 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और 3 घंटा एग्जाम देते हैं इनऑर्गेनिक के बाद में. डे 1 डे 2 का कर दिया मैंने. डे 3 डे 4 का फिजिकल किया. आप सोच के आइए, आप 120 डेज में कितने बार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम क्यूमुलेटिव अप्रोच से दे रहे हैं, एग्जाम लाइक अभी दे रहे हैं यहाँ पे. डे 3 डे 4 का फिजिकल का कर दिया, डे 5 डे 6 का फिर ऑर्गेनिक का कर दिया, डे 7 डे 8 का फिर से आ गया मैं. देखिए 120 डेज को अगर आप सही से यूज करें तो बहुत ज्यादा है. मैं बताऊं 1 मिनट बहुत ज्यादा है. मैं अभी 1 मिनट चुप हो जाओ, पंद्रह सेकेंड ही हुए हैं, इसी में लग रहा है बहुत बहुत चुप था. तो 1 मिनट तो ज्यादा है. 120 डेज, 24 घंटा एक दिन, बहुत ज्यादा है. कमी क्या थी पता है? सही प्लान की. 7 8 इनऑर्गेनिक का, 9 10 फिजिकल का, 11 12 ऑर्गेनिक का. फिर से आ गया मैं, सेकेंड टाइम आ गया. डे 13 को 3 मॉक टेस्ट, like the entire exam pattern. Like again now see day 14 3 mock test, like the exam pattern. And day 15 again 3 mock test, 3 9 mock test इसमें आ गए. अभी लास्ट में भी आ गए 9 मॉक. और कितने मॉक टेस्ट आपको चाहिए होगा? नॉलेज गैदर करो. कितने एग्जाम है, कितना जगह है आपके नॉलेज गैदर करने का. बहुत तगड़ा प्लान है. कोई डुबा सकता है इस प्लान को तो कौन है बताए? आप खुद. आप खुद ही डुबा सकते हैं और कोई नहीं डुबा सकता इस प्लान को. ये देखिए, ये आपका बैच है,
ये हमारे ऐप में आपका बैच है, इसका इंटरफेस मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आपका बैच है, ये अचीवर सुपर 120 बैच है, चैलेंज अचीवर्स 120 बैच, सुपर 120 बैच चैलेंज, मतलब इस रूटीन को फॉलो किया और रैंक सामने वाले रैंक नहीं आए, उसी का चैलेंज। ये बैच नेम अचीवर्स जैम सुपर 120 बैच चैलेंज, बैच कोड सुपर 120 जैम। और ये आ गया, देखिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया है, ये बोल्डर्स आ गए, बोल्डर्स आए, फिर बिग रॉक्स आ गए, पेबल्स आ गए, एंड देन फाइनल बैटल आ गया। ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, इसका फोल्डर्स आपको मिलेगा, इसकी फोल्डर्स आपको मिलेगी। तुम्हारा काम पहला है बोल्डर्स खत्म करने का। यहां पे 1 to 56 आपको देखने को मिलेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके 56 तक जाएंगे। हर डे 7 आपको ऐसा मिलेगा, लिखा हुआ होगा एग्जाम, फिर डे 14 ऐसा मिलेगा, लिखा हुआ होगा एग्जाम। पहले से हर कुछ प्री डिफाइंड है, हर कुछ प्री डिफाइंड है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोगों का अलग से एक टेलीग्राम में ग्रुप रहेगा, जहां पे आप कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं, टीचर्स वहां पे होंगे। आपने लेक्चर फॉलो किया, कुछ प्रॉब्लम अटक गए, कुछ प्रॉब्लम किया, टेस्ट में कोई कंफ्यूजन है, वहीं पे डाल दीजिए, वो ड्रॉप बॉक्स का काम करेगा और टीचर्स वहां से आपको आंसर्स दे देंगे। आप देखिए, और थोड़ी अंदर जाता हूं, और थोड़ी अंदर जाता हूं, ये आ गया बिग रॉक्स, बिग रॉक्स का वही आ गया, बिग रॉक्स का भी फोल्डर अलग होगा। और थोड़ी अंदर जाता हूं, ये पेबल्स की फोल्डर होगी, यहाँ पे पेबल्स की फोल्डर होती है। और थोड़ी जाता हूं, ये फाइनल बैटल की फोल्डर है, ये फाइनल बैटल की फोल्डर है। और अभी एक एक ग्रुप में जाता हूं, डे 1 में चलता हूं। डे 1 में आपको यहाँ पे डे 1 से डे 56 देखने को मिलेगा, और डे 1 का ये पैटर्न आएगा। आप अगर इनऑर्गेनिक में क्लिक करें, डे 1 में आप अगर इनऑर्गेनिक में क्लिक करें, ये आ गया, ये आ गया इनऑर्गेनिक का। आपने यहां पे क्लिक किया और इनऑर्गेनिक का डे 1 का ये वीडियोस आ गए, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आ गए डे 1 के। इसका जो पीडीएफ है स्टडी मटेरियल में डे 1 के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर मिल जाएगा। ऐसा ही फिजिकल का होगा, ऑर्गेनिक का होगा। तो ये डे 1 का आ गया, ऐसे डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 जाएगा। इनऑर्गेनिक क्लिक करेंगे, आपके पास उसी डे का लेक्चर आ जाएगा। ऑर्गेनिक क्लिक करेंगे और डे 1 की ऑर्गेनिक आ जाएगी। फिजिकल क्लिक करेंगे, डे 1 की फिजिकल आ जाएगी। और इनका जो पीडीएफ आएगा वो स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आ जाएगा। ऑल इज वेल प्लान। 7 डे को 1 to 6 का एग्जाम हो जाएगा। ये कौन है? मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर। आप देखिए, आप में ऐसा जज्बा, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और ये एटीट्यूड देखिए क्या बोल रहा है मोहम्मद अली, इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, अगर आप सोच रहे हैं मेरे को हरा पाओगे, अगर बाई चांस आप सोच रहे हैं कि मेरे को हरा पाओगे और ये आपको सपना आया है, इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी यूड बेटर वेक अप। आप एक काम कीजिए, आप सो रहे हैं, आपको सपना आया है कि मेरे को हरा पाओगे, जाग जाइए, जाग जाइए, यूड बेटर वेक अप एंड अपोलोजाइज। आज जाग जाइए और मेरे पास आइए, एपोलॉजी चाहिए, माफी चाहिए मेरे से कि मैंने ये सोचा भी कैसे, शायद ड्रीम में सोचा, फिर भी सोचा भी कैसे। आप जल्दी से उठ के मेरे पास आइए, मेरे पास माफी चाहिए, क्योंकि ये आपके बस की बात तो नहीं थी, फिर ड्रीम में ऐसा देखा भी क्यों, माफी चाहिए। ऐसा एटीट्यूड होगा तो लाइफ में कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। और अचीवर्स का जो मोटो है, जो कहते हैं कि गेम तभी तक समाप्त नहीं हुई है जब तक मैं जीता नहीं हूं। गेम तभी तक समाप्त नहीं हुई है जब तक मैं जीता नहीं हूं। और इस वीडियो से मैं इजाजत चाहूंगा। मैंने फुल आपको प्लान बता दिया है। अभी आप इस बैच में आके ये प्लान फोकस करके फॉलो करके आप जरूर जरूर रैंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट आपकी तरफ से क्या जरूरी है बताए? डिसिप्लिन, डेडिकेशन।
एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 Ds आप दे, प्लान को फॉलो करें और बाकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवर्स लेने को तैयार है। तो अचीवर्स के हर मेंबर, टीचिंग नॉन टीचिंग मेंबर जो इस वीडियो में, उनका सभी का कंट्रीब्यूशन है, उनके तरफ से मैं आपसे इस वीडियो से आज्ञा चाहता हूं। मिलेंगे मेरे बैच में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।